हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने ज्योग्राफी की सी यू ई टी के लिए लेक्चर शुरू किए थे, जिसमें हमने पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पहले यूनिट का किया था। अब हम उस यूनिट पे एमसीक्यूज़ ला रहे हैं जो आने वाले सी यू ई टी ज्योग्राफी के लिए यूजी का एग्ज़ाम होगा, हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ दीज स्कॉलर डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी एज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। इनमें से कौन सा जोग्राफ़र है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसने ह्यूमन ज्योग्राफी को ये रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस बताया है। ऑप्शन है रेडजल, वाइडल डी लाब्लाश, कार्ल मार्क्स या एलन सैम्पल। आंसर करने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है रेडजल। रेडजल ने इस डेफिनेशन को बताया था। ये डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक स्लाइड में दिखाई थी। जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख लें और फिर ये वीडियो देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। इनमें से किसे मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हम्बर्ट, सेकंड ऑप्शन रिटर, थर्ड ऑप्शन रेडजल या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने ज्योग्राफी को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। सी के एग्ज़ाम में ह्यूमन ज्योग्राफी सिलेबस में है और इसी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, वो है रेडजल। रेडजल को मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फीचर ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड इज, मतलब जब कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ था, जब ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, पोर्चुगीज़ वगैरह वर्ल्ड पे नई नई कॉलोनियाँ बना रहे थे, उससे पहले वाले पीरियड में क्या चल रहा था। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, बी बेस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज, ऑप्शन डी द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज। आपको मैंने ये पूरा पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, तो वीडियो को पॉज करके इसके आंसर की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर है डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज। कॉलोनियल पीरियड से पहले ये लोग ट्रेड करते थे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के साथ, तो वहाँ पे जाके वहाँ का कल्चर, पैटर्न, पॉपुलेशन कैसी है, एरिया कैसा है, ये सब कुछ जानने के लिए वो ट्रैवलर थे। अरब, जिनमें अरब थे, पोर्चुगीज़ थे, ब्रिटिश थे, तो सब नए नए एरियाज़ खोजने की तलाश करते थे जहाँ उनके लिए ट्रेड अच्छी हो, और बाद में उन्हीं कंट्रीज़ को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। इनमें से कौन सी ब्रांच है जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेकंड ऑप्शन सोशल ज्योग्राफी, थर्ड ऑप्शन पॉपुलेशन ज्योग्राफी और फोर्थ फिज़िकल ज्योग्राफी। शुरू में हमने बताया था कि ज्योग्राफी को हमने दो भागों में बांटा है, एक फिज़िकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसने पूछा है नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ऑप्शन डी इसका सही है। फिज़िकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी का एक सब डिवीज़न है। तो बाकी जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये तीनों हम ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हैं। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक के रिलेटेड पढ़ते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया, रिसोर्सेज हो गया, मिनरल्स हो गए,
सर्विसेज हो गई, इसके रिलेटेड पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी में हम कास्ट, रिलीजन, कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम डेमोग्राफी की बारे में पढ़ते हैं, जिसमें डायनेस्टी आती है, पैटर्न आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है। वेयरएज फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, रिवर, लेक्स, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, मतलब जो भी नेचुरल एस्पेक्ट्स है उसको इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट ए फ्रेंच ज्योग्राफर आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फ्रेंच ज्योग्राफर नहीं है? ऑप्शन है रिटर, ब्रांचेस, डिमांजिया एंड बलाश। तो आंसर करने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर है रिटर, जो एक जर्मन ज्योग्राफर थे। बाकी ये तीनों फ्रेंच ज्योग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉइन्ड डिटर्मिनिज्म, इनमें से डिटर्मिनिज्म को किसने कॉइन किया? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन ए एलन सैम्पल हैं, रेड्जल, ग्रिफ्टन टेलर या बलाश। तो इसका सही आंसर है रेड्जल। रेड्जल ने डिटर्मिनिज्म को प्रमोट किया और इसके प्रोपोगेटर, वन ऑफ द टॉप प्रोपोगेटर ऑफ डिटर्मिनिज्म, जिसमें नेचर अपनी तरफ से ह्यूमन को कंट्रोल करती है। नेचर से बढ़कर ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता है, इसको बताने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा एक ऐसा एस्पेक्ट है, फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट है, जो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट बताता है? ऑप्शन ए है ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसानी काबिलियत, टेक्नोलॉजी, या थर्ड ऑप्शन ह्यूमन ब्रदरहुड या पीपल्स परसेप्शन, लोगों के ख्यालात कैसे हैं। तो इसका सही आंसर अगर मैं बता दूं, मैंने आपको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में पढ़ाया था, जिसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में टेक्नोलॉजी लो थी, वेयर एज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में टेक्नोलॉजी हाई थी। तो टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। जो जितनी जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी उतना हम नेचर को एक्सप्लोर करेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, इनमें से कौन है फाउंडर नियो डिटर्मिनिज्म का? ऑप्शन फर्स्ट है बलाश, ऑप्शन बी मैकिंडर, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, या बोथ। तो आंसर करने की कोशिश करें। मैंने आपको नियो डिटर्मिनिज्म के फाउंडर के बारे में बताया था, तो उसका फाउंडर है इनमें से कोई भी नहीं, और इसका फाउंडर है ग्रिफ्टन टेलर। ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे, इन्होंने इसमें डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच वाला जो रास्ता था उसको अपनाया था। इनके कहने का मतलब ये था कि ना हम नेचर को परमानेंटली नेचर हम पे कंट्रोल कर सकती है, और ना हम नेचर को परमानेंटली ये अफेक्ट कर सकते हैं, या उसको अपनी चेंज नहीं कर सकते हैं परमानेंटली, बल्कि हमें नेचर में रह के नेचर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करना है और उससे फ़ायदा हासिल करना है। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद, इनमें से वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट किसके रिलेटेड बात करता है? बेसिक काज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय ह्यूमन कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन। थर्ड है द
डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेल बीइंग ऑफ पीपल। तो सही आंसर करने की कोशिश करें। वेलफेयर, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी किसकी बात करता था? वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेल बीइंग ऑफ पीपल। ये वाला सही एक्सप्लेन कर रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को। वेयर एज बेसिस ऑफ काज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, ये सब रेडिकल या मार्क्सिज्म थ्योरी को मार्क्सिज्म थ्योरी एक्सप्लेन करती थी, जिसमें पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, ये इक्वलिटी की बात करता था कार्ल मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स की दी हुई थ्योरी थी। और दूसरा जो परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन इथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन है, ये बिहेवियरल अप्रोच थी, बिहेवियरल, जिसमें पॉपुलेशन की इथनिसिटी, रेस या रिलीजन के बारे में स्टडी की जाती थी। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कल्चरल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है? मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि ज्योग्राफी और इसकी सब फील्ड्स पढ़ लेना अच्छी तरह से। तो बताएं इसमें कल्चरल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है विलेज, क्लाइमेट, टाउन, पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर है क्लाइमेट, जो कि फिज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट है। बाकी ये तीनों विलेज, टाउन, पोर्ट, ये सारे कल्चरल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।